नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं दिन भर की तमाम अहम खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। और कंगना और शिवसेना के बीच जारी जंग के नॉकआउट दौर की बात सबसे पहले। यहाँ नॉकआउट दौर चल रहा है जिसमें कंगना पंच पे पंच मारे जा रही हैं, तो इधर कोर्ट के ऑर्डर के बाद शिवसेना बैकफुट पर नजर आ रही है। कंगना रनौत के दफ्तर तोड़ने के मामले को मुंबई हाईकोर्ट ने 22 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। हालांकि बीएमसी अपनी कार्रवाई को सही बता रहा है, तो कंगना रनौत के वकील इस कार्रवाई को गलत बताकर भरपाई की मांग करने की तैयारी में हैं। कोर्ट ने आज ये भी साफ कर दिया कि 22 सितंबर तक ना तो अब इसमें कुछ टूटेगा और न कुछ जुड़ेगा, लेकिन बीएमसी को अपनी कार्रवाई पर 18 सितंबर तक कोर्ट में जवाब देना होगा। इधर कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद बीएमसी पर दोहरेपन का आरोप लग रहा है, क्योंकि बीएमसी ने नामी फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को भी अवैध निर्माण का नोटिस दिया है। लेकिन जहां मनीष मल्होत्रा को 7 दिन का समय दिया गया, तो कंगना पर फौरन कार्रवाई हुई। कंगना ने अपने दफ्तर पर हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई को बाबर से तुलना की, तो आज शिवसेना ने सामना के जरिए पलटवार किया। सामना में लिखा गया, बाबरी तोड़ने वाले हम ही हैं, तुम हमें क्या सिखाते हो। कंगना के कार्यालय पर की गई कार्रवाई बीएमसी की कार्रवाई है, बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सामना में लिखी गई बातों के बाद कंगना रनौत ने एक बार फिर सीएम उद्धव ठाकरे पर प्रहार किया है। कंगना रनौत ने आज ट्वीट करके कहा है, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे, मगर मेरी आवाज मेरे बाद लाखों में गूंजेगी। कंगना शिवसेना विवाद की शुरुआत करने वाले संजय राउत भी आज मीडिया के सामने आए, लेकिन कंगना पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी और कहा ये मामला अब खत्म हो गया है। लेकिन शिवसेना और कंगना की लड़ाई फिलहाल यहीं रुकती हुई दिख नहीं रही है। और कंगना पर बीएमसी ने जो कार्रवाई की, उस पर देश भर में शिवसेना का विरोध कैसे हो रहा है, जरा एक नजर इस पर भी। कंगना रनावत जो हिमाचल की बेटी है और उनके मुंबई स्थित कार्यालय को तोड़ा गया है, स्वाभाविक रूप से इसका रिएक्शन पूरे देश भर में आप देख रहे हैं। ऐसा ही हुआ। शिवसेना सरकार के निर्देश पर बीएमसी ने बुधवार को कंगना रनौत के दफ्तर को बुलडोजर से तहस नहस किया, तो पूरे देश में कंगना के समर्थन में और शिवसेना के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। शिमला में बीजेपी की महिला मोर्चा ने शिवसेना के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कंगना के साथ सारी महिला शक्ति है। हम कंगना के साथ हैं। एक महिला के साथ जो शिवसेना ने किया वो बहुत गलत किया। तो पटना में भी हिंदू एकता मंच और बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का पुतला जलाकर अपना विरोध जताया। एक घर तोड़ा है, उसको महंगा पड़ेगा। पूरे भारत के जनता, पूरे भारत के लोग उसका कुनबा उजाड़ देंगे। इधर मुंबई में कंगना के समर्थन में करणी सेना आज भी सड़कों पर उतरी। इधर महामारी में मानसून सत्र चलाने की हो गई है पूरी तैयारी। इस बार का मानसून सत्र कई मायनों में खास होगा और अलग होगा। कैसे, देखिए। ये संसद का यह सत्र एक ऐतिहासिक सत्र इसलिए होगा कि संसद के अंदर हम इस महामारी के समय संपूर्ण सत्र को व्यापक सुरक्षा इंतजामों के तहत चला सके। महामारी के बीच 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए खास तैयारियां पूरी हैं। कोरोना काल में संसद का मानसून सत्र एक नए अंदाज में होगा और सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी लोगों की सुरक्षा। अब जरा ये भी जान लीजिए कि संसद सत्र के लिए क्या क्या खास तैयारियां की गई हैं। सत्र के दौरान सांसदों के बीच न सिर्फ दूरी होगी, बल्कि सत्र की कार्रवाई के दौरान कम से कम पेपर दर्ज कराया जाता है। उसके लिए अटेंडेंस रजिस्टर ऐप बनाया गया है। इसके अलावा लोकसभा सत्र 4 घंटे का होगा, प्रश्नकाल नहीं होगा, शून्यकाल आधे घंटे का होगा। लोकसभा में 257 सदस्य बैठेंगे। लोकसभा के दर्शक दीर्घा 172 लोग बैठेंगे। राज्यसभा में 60 सदस्य होंगे। दर्शक दीर्घा में 62 सदस्य बैठ पाएंगे। सदस्यों को अपना टेस्ट कराना होगा। कोरोना काल में संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के दोनों सदनों में स्क्रीन लगाई गई है। संक्रमण से बचाने के लिए लगातार सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम होगा। तो 14 से 1 अक्टूबर तक चलने वाले मानसून सत्र में 18 दिन लगातार सदन चलेगा। और अंबाला के एयरबेस पर आज फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों का राज तिलक हुआ, यानी कि राफेल को औपचारिक रूप से वायुसेना को सौंप दिया गया। इस कार्यक्रम का ऐतिहासिक नजारा देखिए।
आसमान में गरज रहा यह है हिंदुस्तान की नई ताकत राफेल, जो आज से वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। आज अंबाला एयरबेस से दुनिया ने इतिहास बनते देखा, जब फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों के फ्लाई पास्ट के बाद वाटर सैल्यूट किया गया। रंग बिरंगे हेलीकॉप्टर सारंग समेत सुखोई, जगुआर और तेजस ने भी राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने का जश्न मनाया। पिछले 18 सालों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। राफेल अब औपचारिक तौर पे भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका है। पिछले कुछ समय से लद्दाख पे चाइना की तरफ से जो लगातार जो है भारतीय सैनिकों को उकसाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए जवाब है। इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी मौजूद रहे। राफेल विमान को वायुसेना के बेड़े में शामिल होने से पहले सर्वधर्म पूजा हुई। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने भारत की तरफ आंख उठाने वालों को कड़ा संदेश दिया। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच राफेल का वायुसेना में शामिल होना बड़ा कदम है। राफेल दुश्मन की जमीन में अंदर तक दाखिल होकर बमबारी कर बड़ी तबाही मचा सकता है। और बीते महीने धमाके से बर्बाद हुआ बेरूत एक बार फिर से आग की लपटों में घिर गया। हालांकि अभी इस आग से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरें दहशत पैदा कर रही हैं। बंदरगाह पर फिर भड़की बर्बादी की आग, चंद मिनटों में मच गई चीख पुकार। सड़क से शहर तक मच गया हाहाकार। आग की लपटें आसमान को खाक करने पर उतारू है। काले धुएं का गुबार तबाही का सायरन बजा रहा है। लपटों के तांडव में सब कुछ खाक हो रहा है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। दहशत पैदा करती आग के तांडव की ये तस्वीरें लेबनान के राजधानी बेरूत की है, जहां पिछले महीने हुए सिलसिलेवार धमाकों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। एक साथ सैकड़ों घरों की छतें उड़ गई थी। पूरा बेरूत बर्बाद हो गया था। ताजा आग भी उसी मलबे से भड़की है। कहा जा रहा है कि यहाँ तेल का भंडार बचा था, जिसमें ये आग भड़की हुई है। आग पर काबू पाने के लिए लेबनान की सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन लपटों के तांडव के आगे सारी कवायद बौनी साबित हो रही है। पिछले महीने बेरूत बंदरगाह पर हुए धमाकों ने 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी और अब भी मलबे में जिंदगी की तलाश जारी थी। लेकिन ताजा अग्निकांड ने साबित कर दिया कि बेरूत ने पिछले हादसे से कोई सबक नहीं लिया। और बात बिहार की, जहां पर चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को बड़ा झटका लग गया है। आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। रघुवंश प्रसाद की चिट्ठी की आड़ में बीजेपी और जेडीयू अब लालू परिवार पर निशाना साध रही है। बत्तीस साल तक लालू यादव के हमसाया रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने भारी मन से आरजेडी को अलविदा कह दिया। कोरोना के कारण एम्स में भर्ती पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने लालू को चिट्ठी लिखकर अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। रघुवंश प्रसाद सिंह वैशाली के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री से आहत थे। दिल्ली एम्स से रांची रिम्स में भर्ती लालू यादव के नाम अपने पत्र में रघुवंश प्रसाद सिंह ने लिखा, जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 सालों तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजनों ने मुझे बड़ा स्नेह दिया, मुझे क्षमा करें। रघुवंश बाबू के शब्दों से साफ है कि अब वो अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेंगे। मान मुनव्वल की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। कद्दावर नेता के इस्तीफे से आरजेडी में मायूसी है, तो वहीं जेडीयू और बीजेपी की बाँछें खिल गई हैं। रघुवंश सिंह के बहाने पूरा एनडीए आरजेडी पर टूट पड़ा है। आरजेडी परिवारवाद से बाहर निकली नहीं है। वो पार्टी सिर्फ परिवार और अपने लोगों के बीच में रहना चाहती है। तो जो भी सम्मानित लेता है, जिनका भी अपने थोड़ा भी राजनीतिक जमीन है, वो आरजेडी जैसे पार्टी में नहीं रहने वाले हैं। उन्हें सम्मान वहाँ नहीं मिल रहा था, उनकी उपेक्षा हो रही थी जाकर के। उतने सीनियर लीडर हैं जाकर के, उनको उपेक्षा सम्मान न मिलना, इसके वजह से उन्हें इस्तीफा दिया जाकर के है। उनका बेहतर कदम जाकर के है। बिहार में अगड़ी जातियों में आरजेडी को सबसे ज्यादा समर्थन राजपूत जाति से मिलता है और रघुवंश सिंह बड़े राजपूत नेता माने जाते हैं। सियासी गलियारों में उनके जेडीयू में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य का काम जोरों पर है, तो इधर राम मंदिर ट्रस्ट के लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया गया। मामला काफी ज्यादा संगीन है। श्री गुरु चरण सरोज रज। जगमग रोशनी से नहाया हुआ अलग अलग वर्चुअल इफेक्ट और आदमकद मूर्ति। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का स्वरूप कुछ ऐसा ही होगा, जिसे सबसे पहले अयोध्या में 17 अक्टूबर को होने वाली रामलीला में वर्चुअल इफेक्ट के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे कि आप हनुमान जी की इस मूर्ति को देख भी पा रहे हैं।
खास चीज आज आपको न्यूज 24 के माध्यम से हम बता रहे हैं कि आप इस वक्त जो देख रहे हैं ये प्रतिमा जो है वो अयोध्या की रामलीला में बनाई जाएंगी और उसके मूर्तिकार इस वक्त हमारे साथ हैं। 15 फीट के लगभग हम एक वर्चुअल एक मूर्ति हम बनाएंगे, जिस मूर्ति के ऊपर प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से हम भगवान श्री राम के बाल्यकाल से लेकर के उनके वनवास से लेकर के उनके राज्य अभिषेक का जो सारा समायोजन है। इधर अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण कार्य चल रहा है तो उधर राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से लाखों रुपए के हेरफेर की जालसाजी भी हो रही है। बताया जा रहा है कि फर्जी चेक लगाकर राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते से करीब 6 लाख रुपए निकाल लिए गए हैं। मामला सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट में हड़कंप मचा हुआ है और अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। के अकाउंट से लगभग 6 लाख रुपए फर्जी चेक द्वारा पैसे विड्रॉ कर लिया गया है। इस संबंध में एफआईआर अंकित। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।